दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 अप्रैल, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल जुलाई की ये किस्त इसी महीने आ सकती है, जब पिछले साल ये किस्त 15 मई को आई थी। दरअसल पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में अब तक 10 किस्तें ट्रांसफर हो चुकी है। जब 10वीं किस्त के 2000 रुपये बीते 1 जनवरी को पीएम मोदी ने किसानों के खाते में ट्रांसफर किए थे। अब किसानों को 11वीं किस्त मिलेगी इसी महीने, लेकिन वह तभी मिलेगी जब केवाईसी अपडेट होगी, यानी कि आपका केवाईसी अपडेट करना जरूरी है। अगर आप केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं तो फिर आपको 11वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। तो बेटर ये होगा कि आप जाइए अभी और केवाईसी अपडेट कीजिए। दोस्तों बात करते हैं कि बीते कुछ दिनों में आवश्यक सामान के दामों में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है, जहां इससे आम आदमी प्रत्येक ओर से घिरा हुआ महसूस कर रहा है। सामानों की ये महंगाई कार, घर, सीमेंट तक सीमित नहीं है। आम जन को सब्जी से लेकर के ईंधन तक की महंगाई से दो चार होना पड़ रहा है। गर्मियों के सीजन में नींबू की कीमतें आसमान छू रही है। इसका दाम 300 से 400 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है। वहीं हाल के वक्त से जीरा, धनिया और मिर्ची तक के दामों में 40 से 60% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। फूल गोभी की कीमत अब 80 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है, जो कुछ दिन पहले तक 40 रुपये किलोग्राम के दामों पर बिक रहा था। वहीं रिटेल मार्केट में तोरई का दाम 100 रुपये प्रति किलोग्राम, भिंडी का दाम 100 रुपये प्रति किलोग्राम, करेला की कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम, मिर्च की सब्जी 70 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। हालांकि आलू तथा प्याज के दाम अभी नियंत्रण में है, जिससे आम लोग थोड़े राहत में हैं। वहीं आम लोगों की समस्या सब्जियों के दामों में तेजी तक सीमित नहीं है, बल्कि दूध के दामों में बढ़ोतरी से भी आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जब बीते माह से अमूल मदर्स डेयरी के दूध 2 रुपये प्रति लीटर तक महंगे हो चुके हैं। बीते कुछ दिनों में इन वस्तुओं के दामों में इजाफा लागत बढ़ने के कारण हुआ है। जहां 18 दिन में पेट्रोल डीजल के दामों में 10-10 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा सीएनजी के दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इससे माल ढुलाई महंगी हुई है। वहीं बीते कुछ दिनों में स्टील के दामों में 2500 से 3000 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के औरंगाबाद जिले में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। यह घटना औरंगाबाद जिले के कासमा थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां शुक्रवार की देर शाम 6 सहेलियों ने एक साथ जहर खाकर के आत्महत्या करने की कोशिश की। इस घटना में 3 सहेलियों की मौत हो गई है, जबकि 3 का गंभीर हालात में मगध मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार तीनों सहेलियों की हालात चिंताजनक है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया है कि मृतकों में शामिल एक लड़की का प्रेम प्रसंग अपने भाई के साले के साथ था। ऐसे में वह अपने सहेलियों के साथ लड़के को शादी के लिए प्रपोज करने गई थी, मगर लड़का इनकार कर गया। ऐसे में अपने सहेलियों के साथ उदास होकर के गांव लौटी लड़की जहर का सेवन कर लिया, यानी कि जहर खा लिया। इसे देख कर के अन्य सहेलियों ने भी उसका साथ दिया और सब सहेली बारी बारी से जहर खा लिया। लड़कियों द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किए जाने की सूचना पर ग्रामीण दौड़ पड़े और उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक 3 लड़कियों की मौत हो चुकी थी। ऐसे में अन्य 3 सहेलियों को बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसका इलाज अभी चल रहा है। और दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सभी 30,300 मेडिकल स्कूलों में स्मार्ट क्लास स्कीम लागू होगी। सरकार ने साल 2024 तक मिडिल स्कूल में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने का लक्ष्य रखा है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के मुताबिक सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा मददगार साबित होगी। इससे उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए अच्छी बात यह है कि इस साल से 2739 मिडिल स्कूलों में स्मार्ट क्लास स्कीम लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हुआ तो फिर गर्मी की छुट्टी के बाद मिडिल स्कूल में छात्र छात्राओं को स्मार्ट क्लास की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि इस बार गर्मी लगातार बढ़ रही है, जैसे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिन में लोगों को घर से निकलना काफी मुश्किल हो गया है। शनिवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। इस कारण शहर की सड़कों पर दोपहर में सन्नाटा पसरा रहा। कोसी, सीमांचल और पूर्व बिहार के भागलपुर, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, अररिया और किशनगंज में भी दिखा। गर्मी का सितम इस कदर बढ़ रहा है कि गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोग आवश्यक कार्य करने से ही दिन में
में घर से बाहर निकल रहे हैं, जहां शाम ढलने के बाद ही लोगों की चहल पहल बढ़ी है। शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर के चिकित्सक डॉक्टर एस के सुमन ने बताया है कि अभी गर्मी काफी बढ़ गई है, जहां गर्मी की तेज धूप शरीर पर सीधे पड़ने से नुकसान हो सकता है। खास करके बूढ़े और बच्चे दिन के समय घर से बाहर ना निकले, यदि आवश्यक हो तो ही पूरी तरह शरीर को ढक ले। इसके साथ ही छाता या सर पर तौलिया डालकर ही घर से बाहर निकले। साथ ही ऐसे समय में घर से भूखे ना निकले। जब पानी की बोतल भी साथ रखें, क्योंकि भूखे पेट लू लगने की शिकायत अधिक रहती है। एक और तापमान लगातार बढ़ रही है तो फिर दूसरी तरफ लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। हर दिन बिहार के कई अलग अलग शहरी क्षेत्रों से लेकर के ग्रामीण इलाकों में बिजली काटी जा रही है। साथ ही ट्रिपिंग की समस्या भी बरकरार है, इससे लोगों में गुस्सा गहराता जा रहा है। लोगों ने कहा है कि मेंटेनेंस के नाम पर कुछ माह पहले लगातार बिजली काटी गई थी, लेकिन इसके बाद भी स्थिति में कोई भी सुधार होता नहीं दिख रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्र सरकार एक बार फिर से असंगठित वर्ग के ऐसे लोगों पर मेहरबान होने जा रही है जिसका नाम ई श्रम कार्ड योजना में रजिस्टर्ड नाम धारकों को बड़ा फायदा देने वाली है। जल्द ही 500 रुपये के अगले किस्त खाते में आने शुरू हो जाएंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगली किस्त 15 अप्रैल तक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। सरकार ने आधिकारिक तौर पर अभी तारीख का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर 500 रुपये की किस्त के अलावा भी कई फायदे मिल रहे हैं जिन्हें आप समय रहते भुना सकते हैं। आप ई श्रम कार्ड धारक हैं और आपके खाते में 500 रुपये की किस्त आ रही है तो फिर अब बीमा कवर का भी आप फायदा आसानी से ले सकते हैं। आपको फायदा मिल जाएगा। जब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आपको 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। अगर किसी हादसे में कामगार की मौत हो जाती है तो फिर उसके परिवार वालों को 2 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं अगर व्यक्ति के विकलांग होने पर भी 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलती है। हर कोई चाहता है कि उसका भी खुद का घर हो। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो फिर आपको इस योजना के तहत मकान निर्माण में यानी कि घर बनाने में सहायता के तौर पर धनराशि भी प्रदान की जाएगी। वहीं केंद्र सरकार और फिर राज्य सरकारों की योजनाओं का सीधा लाभ सभी ई श्रम कार्ड धारक को मिलेगा। श्रम विभाग की सभी योजनाओं जैसे कि मुफ्त साइकिल, मुफ्त सिलाई मशीन, बच्चों को छात्रवृत्ति, आपके काम के लिए मुफ्त उपकरण आदि का लाभ भी मिलता है। दूसरी ओर भविष्य में राशन कार्ड को इसे जोड़ा जाएगा, जिससे देश में किसी भी राशन की दुकान से आपको राशन मिल सकेगा फ्री में। इसके अलावा लोगों को हर महीने उनके बैंक खाते में 500 रुपये से 1000 रुपये तक सरकार के द्वारा भेजे जा रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि भागलपुर शहरी क्षेत्र में शुक्रवार को भगवा क्रांति के द्वारा जुलूस निकाला गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग भगवा झंडा लेकर के शामिल हुए। इस दौरान हिंदू मुस्लिम सौहार्द का अनूठा रंग देखने को मिला है। जहां एक तरफ पवित्र महीना रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने का पहला जुमा मुसलमानों द्वारा अदा किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ रामनवमी के पूर्व हिंदुओं द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के स्वागत में खानकाए पीर दमड़िया शाह वक्फ 159 शाह मार्केट की ओर से श्रद्धालुओं के लिए बिस्किट, शरबत, पानी और कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था की गई थी मुसलमानों के द्वारा। भागलपुर अंग क्षेत्र में जहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती रहती है, लेकिन शांति और सद्भाव को लेकर के भागलपुर शहर में ये गौरव का क्षण था कि एक तरफ भगवाधारी झंडा लिए हुए शोभा यात्रा में श्रद्धालु शामिल थे, तो दूसरी तरफ मुस्लिम भाइयों ने जुमे की नमाज पढ़कर श्रद्धालुओं के बीच पानी और शरबत वितरित किया। जहां भगवा रंग में श्रद्धालु थे तो वहीं उन्हीं के बीच में कुर्ता पाजामा और टोपी लगाए हुए मुस्लिम भाई प्रेम पूर्वक एवं सौहार्द पूर्वक एक दूसरे का ख्याल रखते हुए नजर आए। इस दौरान वहां से गुजर रहे आम लोग पूरी नज़ारे को देख करके भावुक हो गए। इस मौके पर खानकाए पीर दमड़िया शाह के सज्जादा नशीन सैयद शाह फकरे आलम हसन ने कहा है कि खानका से हमेशा मानवता तथा प्रेम और सद्भावना का पैगाम दिया जाता है, जो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विधान परिषद के चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने आज उनके नवनिर्वाचित विधान पार्षद पहुंचे। तेजस्वी यादव पार्टी के कुल 6 उम्मीदवार चुनाव में जीते हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे तो फिर तेजस्वी यादव उनको जीत पर बधाई दी। विधान पार्षद ने अपनी जीत का सेहरा तेजस्वी यादव के माथे पर ही बांधा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने यह साफ कर दिया है कि पुराना दौर बदल रहा है और जिनसे कभी फासला हुआ करता था वह आज मिट रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में हमारी संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछली बार जब जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था तो फिर हमने 4 सीटों पर जीत हासिल किया था, लेकिन इस बार लेफ्ट के साथ मिलकर के लड़े तो फिर हमने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं हमारे 3 बागी भी जीते हैं। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर और प्रतिनिधित्व देकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब पुराना दौर बदल रहा है और जिनसे कभी हमारा फासला हुआ करता था वह आज बहुत कम हो रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बीजेपी के एक नेता की महिला के साथ अश्लील तस्वीर वायरल हुई। जहां अश्लील तस्वीर सामने आने के बाद बवाल मच गया। जहां वायरल तस्वीर में पटना बीजेपी मुख्यालय के एक नेताजी हम उम्र महिला के साथ चुम्बन लीला कर रहे थे। 2 दिनों तक तस्वीर को लेकर के दल के अंदर और बाहर खूब चर्चा हुई। हालांकि अब मामला धीरे धीरे शांत हो रहा है। यह तस्वीर वायरल होने के बाद भी भाजपा नेतृत्व और उस नेता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यह नेतृत्व की तरफ से इस संबंध में अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पटना वाले बीजेपी नेता की तो वायरल तस्वीर के बाद चर्चा हुई कि नेतृत्व अब उन्हें नहीं बख्शेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेतृत्व शायद इस प्रकरण को मामूली बात समझ रहा है, तभी तो तस्वीर वायरल होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। जहां आज भी नेताजी बीजेपी नेताओं के साथ कार्यक्रम में दिखे। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आज की तस्वीर सामने आने के बाद दल के भीतर ही चर्चा शुरू हो गई है कि नेतृत्व शायद वायरल अश्लील तस्वीर को गंभीर नहीं मानती है। अब देखना होगा कि भाजपा नेतृत्व इस मामले में संज्ञान लेता है या फिर दबाने की कोशिश करता है। दरअसल नेताजी बीजेपी के पटना कार्यालय में प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं। जहां वही महिला के बारे में बताया जाता है कि वे प्रदेश के किसी मोर्चा की मेंबर है। तस्वीर सामने आने के बाद दल के नेताओं में तरह तरह की चर्चा शुरू हुई है। जहां वैसे भीतर इस तस्वीर के बारे में कई नेताओं को पहले से ही जानकारी थी। जहां काफ़ी दिनों से भाजपा के कुछ नेताओं के मोबाइल में आलिंगन वाली तस्वीरें थी। आपको बता दें कि नेतृत्व में नेताजी को पटना में खास जिम्मेदारी दे रखी है। नेताजी प्रदेश स्तर पर स्वागत की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं वायरल तस्वीर में नेताजी के साथ एक महिला चुम्बन लीला करते हुए दिख रही है। इसके बारे में भी बताया जाता है कि पहले वे सहयोगी दल में थी, यानी कि जेडीयू में थी। बाद में वे जेडीयू छोड़कर के भाजपा ज्वाइन की। बिहार बीजेपी में अब वे सक्रिय हैं। बताया जाता है कि बीजेपी मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पश्चिमी चंपारण के बगहा के एक प्रखंड की भैरवगंज थाना के अंतर्गत बांस गांव मंझरिया के मुखिया को निगरानी ने 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए धर दबोचा है। निगरानी टीम के मुताबिक वार्ड के कार्य को मूर्त रूप देने के लिए मुखिया ने 3 वार्ड सदस्यों से नजराना मांगा था। इस बात की शिकायत वार्ड सदस्यों ने विजिलेंस को ही की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। पटना से आई विजिलेंस की टीम ने बगहा एक प्रखंड के अंतर्गत बांस गांव मंझरिया के मुखिया को रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल वार्ड सदस्यों ने ही विजिलेंस से इस बात की शिकायत की थी। दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर नाथनगर सिपाही प्रशिक्षण केंद्र में 4 दीवारी के अंदर 4 जिंदा बम मिलने के बाद लोग दहशत में हैं। जहां मामले की जांच के लिए डॉग स्क्वाड टीम को बुलाई गई है। जहां वहीं जांच एजेंसी के मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। जहां वहीं मामले को लेकर के भागलपुर रेंज के डीआईजी सुजीत कुमार पहुंचे। वहीं मौके पर पहुंचे भागलपुर रेंज के डीआईजी सुजीत कुमार ने कहा है कि बम निरोधक दस्ते की टीम को बुलाई गई है। जाँच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किस तरह का सामान है। वही बम निरोधक दस्ते को भागलपुर में कुछ दिनों तक रखा जाएगा। वहीं बम मिलने की सूचना पर आसपास के लोग सहमे हुए हैं। लोगों में भय का माहौल है, लेकिन सवाल उठा है कि आखिर शहर में हो रहे बम धमाके और लगातार बम मिलने के बाद भी बम निरोधक दस्ते की टीम शहर में क्यों नहीं रखा जाता है। जब भी भागलपुर शहर में बम मिलता है तो फिर 50 किलोमीटर दूर जमालपुर से टीम को बुलाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रामनवमी आज 10 अप्रैल को मनाई जा रही है। जहां रामनवमी के अवसर पर बिहार के सभी शहरों में जुलूस निकाला जाता है। इस बार भी जुलूस निकलेगा। इसको लेकर के बिहार के सभी जिलों में प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है। जब बिहार के सभी जिलों में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बैठक करके दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। जहाँ रामनवमी के दिन जुलूस के दौरान बिजली के तार से कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर भी विभाग पहले से ही तैयारी कर रही है। रामनवमी को लेकर के पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। जब पुलिस इस बार शरारती तत्वों पर तो नजर रखेगी, इसके साथ ही सोशल मीडिया पर धार्मिक खबर फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामनवमी का त्यौहार शांतिपूर्ण एवं आपसी भाईचारे के साथ मनाने के लिए अपील की गई है। जिला प्रशासन ने असामाजिक और उपद्रवी तत्वों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब अधूरे इंदिरा आवास के दिन भी बहुरने वाले हैं। जब वैसे लाभुक जिनके घर पैसे के अभाव में अधूरा पड़ा है, सरकार उन्हें मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना से पूरा कराएगी। आपको बता दो कि पीएम आवास योजना ग्रामीण से पहले इंदिरा आवास योजना चल रही है। जी हाँ, लेकिन इस योजना के तहत लोगों को कम सहायता राशि मिलती थी, जिस कारण राशि मिलने के बाद भी कई लोग अपना घर नहीं बना पाते थे। इन कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 2010 से पहले के अधूरे पड़े आवास की सूची जिला प्रशासन से मांगी है। जहाँ इस योजना के तहत अधूरे पड़े आवास को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना से 50,000 रुपये सहायता राशि देकर के इसे पूर्ण कराने की योजना है।
इससे लाभुकों को काफी फायदा भी होगा। 2010 के पहले के अधूरे इंदिरा आवास को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना से 50,000 की अतिरिक्त सहायता राशि दी जानी है। शुरुआती समय में इंदिरा आवास के लिए महज 35,000 रुपए घर बनाने के लिए मिलता था, जहाँ उनका भी एक हिस्सा बिचौलिए खा जाते थे, जब बची राशि से घर बनाना मुश्किल होता था। जबकि आवास योजना में दोबारा लाभ देने का भी प्रावधान नहीं है, लेकिन सरकार के इस पहल से लोगों को पक्का घर नसीब हो सकेगा। इंदिरा आवास योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार जिनका आवास अधूरा है, ऐसे लाभुकों की पहचान करके मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना से निर्माण पूरा कराने के लिए सहायता राशि दी जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि सम्राट अशोक जयंती के बहाने बिहार में सियासत गरमाई हुई है। भाजपा ने शुक्रवार को सम्राट अशोक जयंती के बहाने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। पटना में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के कई दिग्गज नेता जुटे और फिर उन्होंने सम्राट अशोक के अखंड भारत का स्मरण किया। नीतीश सरकार में भाजपा कोटे के मंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में मनाई गई जयंती में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित बिहार भाजपा के दर्जनों वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्राट अशोक जयंती समारोह में सम्राट अशोक की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें बिहार के लिए गौरव की बात बताया है। जहां उन्होंने कहा कि बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है। सम्राट अशोक ने पूरे देश के बड़े साम्राज्य पर शासन किया है, जहां उनका जीवन प्रेरणा स्रोत है। इस दौरान केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भी गरीब कल्याण के लिए बेहतर काम करते हैं और काम कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकजुटता की जरूरत पर जोर दिया है। जहां उन्होंने कहा कि जो भी दल आरएसएस और मोदी के खिलाफ है उन्हें साथ आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी दलों को एकजुट करने के बारे में चर्चा हो रही है, इसका क्या स्वरूप होना चाहिए। साथ ही उन्होंने यूक्रेन संकट के बहाने सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव से मुलाकात के बाद ये बयान दिया है। जहां उन्होंने विपक्षी एकजुटता से जुड़े सवाल पर कहा है कि जो भी आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है उन सबको एक साथ आना चाहिए। किस प्रकार साथ आना चाहिए, क्या स्वरूप होना चाहिए, इस पर चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा है कि विपक्षी एकजुटता को अंजाम तक पहुंचाने की जरूरत है। जहां राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस देश में शांति और सद्भाव नहीं होगा वहां नफरत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा। अगर देश को मजबूत बनाना है तो फिर सबसे जरूरी चीज शांति है। भाजपा यानी कि बीजेपी के लोग सोचते हैं कि लोगों को डराकर, नफरत फैला करके और लोगों को मारकर हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है, तो यह बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, नामुमकिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि हिंदुस्तान को बांटा गया है। हिंदुस्तान में अलग अलग समूह बनाए गए हैं। पहले एक देश हुआ करता था, अब एक देश के अंदर अलग अलग देश बना दिए गए हैं। इन सबको एक दूसरे से लड़ाया जाता है। जब ये दर्द आएगा तो फिर हिंसा आएगी। अभी मेरी बात मत मानो, 2-3 साल रुक जाओ। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश के जो आर्थिक हालात हैं और रोजगार की हालात हैं वे जो आगे आने वाला है वह आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। जब देश में रोजगार का ढांचा टूट गया है, जब छोटे दुकानदार और असंगठित क्षेत्र हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसे तोड़ दिया गया है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री बाहर के देशों में तो देखते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसे बनना है। हमें सबसे पहले अपने देश की स्थिति देखनी है और फिर ये देखना होगा कि हमें क्या करना है। राहुल गांधी ने यूक्रेन संकट का हवाला देते हुए दावा किया है कि वहां रूस ने जो किया है, चीन भी भारत को लेकर के वही मॉडल अपना रहा है। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहती है। मैं कह रहा हूं कि वास्तविकता स्वीकार कीजिए। अगर आपने तैयारी नहीं की तो जब मामला खराब होगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। चैत्र माह में जेठ की धुपड़ी का एहसास दिलाने वाली गर्मी में नींबू के दामों में बेतहाशा वृद्धि होने से रसोई में नींबू गायब हो गया है। सब्जी के ठेलों पर भी नींबू कम ही नजर आ रहा है। बिहार के कई जिलों में भी नींबू 10 रुपए की एक बिकने लगी है। गर्मी से राहत दिलाने वाला और विटामिन सी का अच्छा स्रोत नींबू को माना जाता है। इसके साथ सलाद और सब्जियों में जायका बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शिकंजी में इसका खासा प्रयोग होता है। पारा चढ़ने के साथ ही इसकी मांग में इजाफा हो जाता है। सब्जी विक्रेता की माने तो इस मौसम में चेन्नई से इसकी आपूर्ति होती है बिहार में, जब वहां पर बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद हो गई है। इधर इसकी मांग बढ़ने से काफी दाम बढ़ गए हैं। चूंकि दूरी काफी लंबी है इसीलिए डीजल के दाम बढ़ने से भाड़े का प्रभाव भी दामों पर पड़ रहा है। ऐसी कोई भी सब्जी नहीं है जो महंगी नहीं हो। जहां आलू और टमाटर ही 15 से 20 रुपए किलो बिक रहे हैं, बाकी इन सभी सब्जियां 50 रुपए से अधिक प्रति किलो में बिक रही है। आम लोगों के लिए सब्जियां बूते से बाहर है। स्थिति यह है कि गर्मी के बढ़ने से ही नींबू की कीमत में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। जब वैसे देखा जाए
जाए तो सब्जियों की कीमत चौक चौराहों से लेकर के सब्जी मंडी तक एक नहीं है। जहाँ प्रति किलो 10 रुपये से लेकर के 20 रुपये का किलो तक का अंतर है। जहाँ परवल 60 रुपये से 70 रुपये प्रति किलो बेचा जा रहा है, तो वही सहजन की कीमत प्रति किलो 70 से 80 रुपये है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अजान को लेकर के देश भर में चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि हिजाब हलाल लटका झटका फटका ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि देश के लिए अगला रोड मैप क्या होगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए जवाब देते हुए कहा है कि वो तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी तो कांग्रेस को हलाल करके मार रहे हैं, ये पार्टी ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। टीवी चैनल आज तक की डिबेट के दौरान कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि 60 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, आपने बहुत सवाल किए हैं, सवाल बनने चाहिए थे, सवाल लोकतंत्र में बनने चाहिए, लेकिन अब 8 साल में देश की सत्ता में आप हैं। अजान हिजाब हलाल मटका झटका फटका ये सब मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि देश किस दिशा में जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बात यह है कि जब किसी से कोई मोहब्बत करता है तो फिर उसकी बुराइयां भी अच्छी लगती है, लेकिन जब किसी से मोहब्बत नहीं करता है तो फिर उसकी अच्छाइयां भी बुराई लगती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोगों के दिलों में फर्क आ चुका है। यह सवाल नहीं है कि कितना लाउड स्पीकर बजेगा या फिर कौन क्या खाएगा क्या पिएगा, आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये सवाल है। दोस्तों बात करते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में ऑटो चालकों के लिए एक वर्ग ने सीएनजी की कीमत में वृद्धि को लेकर के आज हड़ताल का आह्वान किया। जहां ऑटो कैब और टैक्सी ड्राइवर्स के संगठन ने शुक्रवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल दिल्ली में गुरुवार को सीएनजी की कीमत में 2 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है, जब बीते एक महीने में सीएनजी के दाम 10वीं बार बढ़ाए गए हैं। एक ऑटो ड्राइवर विजय कुमार ने कहा है कि दिल्ली में ऑटो ड्राइवर सीएनजी की कीमत में वृद्धि के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। सीएनजी की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिससे काम प्रभावित हो रहा है। पुराने मीटर रेट अभी भी चल रहे हैं। जहां उसने कहा है कि महंगाई की वजह से हमें भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। यदि हम यात्रियों से 10-20 रुपये और फिर मांगते हैं तो फिर वे ऑटो से उतर जाते हैं और चले जाते हैं। जब सीएनजी की कीमत रोजाना बढ़ रही है, गरीब कहाँ जाएंगे। सरकार तभी संज्ञान लेगी जब सभी ड्राइवर सड़कों पर उतरेंगे। सरकार हम गरीबों की नहीं सुनती है, हमने सरकार को बनाया है मगर वे हमें ही नहीं देख रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में तापमान का पारा अभी से 42 डिग्री तक पहुंच गया है। जहां लोग गर्मी से निजात पाने के लिए एसी कूलर और फैन की खरीदारी कर रहे हैं, यानी कि पंखे की खरीदारी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की दुकानों में ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। जब पिछले साल की तुलना में इस बार 60% ज़्यादा कारोबार होने की उम्मीद है। गर्मी बढ़ने के साथ ही एसी और कूलर की मांग भी बढ़ गई है। जहाँ अप्रैल महीने का पहले हफ्ते ही चल रहा है, लेकिन अभी से पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया है। इसका फायदा इलेक्ट्रॉनिक सामान के व्यापारियों को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में सुबह से लेकर के रात तक ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के ट्रेडर्स की माने तो इस बार मार्च महीने से अगस्त महीने तक, यानी कि कुल 6 महीने में बिहार में एसी कूलर फ्रिज और पंखा जैसे उपकरणों का बाजार लगभग 27,000 करोड़ का रहने वाला है। पिछले 2 साल कोरोना के कारण बाजार चौपट रहा, गर्मी भी कम पड़ी, जिस वजह से इलेक्ट्रॉनिक बाजार घाटे में चला गया। लेकिन इस बार बाजार भी खुला है और गर्मी भी चरम पर है। जब लोगों ने एसी कूलर फ्रिज जैसे उपकरण खरीदना शुरू कर दिया है। जब इलेक्ट्रॉनिक दुकानदारों का कहना है कि बिहार में जिस प्रकार इस बार गर्मी पड़ रही है, उसका काफ़ी पॉजिटिव असर इलेक्ट्रॉनिक बाजार पर हुआ है। इस बार इलेक्ट्रॉनिक सामान का बाजार काफ़ी बेहतर होने का अनुमान है। इन दिनों स्लिप्ड एसी अधिक बढ़ रही है, खास करके लोग स्मार्ट एसी खरीदना पसंद कर रहे हैं। वहीं कूलर और फ्रिज की मांग भी खूब है। ग्राहकों को लुभाने के लिए बाजार में नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट उपलब्ध है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस बार भी सभी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ गए हैं। इसके बावजूद भी बढ़ती गर्मी ने लोगों को खरीदारी करने के लिए मजबूर कर दिया है। इस बार पिछले साल की तुलना में एसी कूलर फ्रिज जैसे उपकरण की अप्रत्याशित बिक्री से 60% बाजार बढ़ी है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोजाना हो रही बढ़ोतरी को लेकर विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महंगाई के लिए मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। यह साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के पुराने बयान का जिक्र करते हुए तंज कसा है कि भाजपा नसीब वाली उपलब्धि की होर्डिंग कब लगाएगी। महंगाई को लेकर के अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपाई महंगाई ने कीर्तिमान बनाया है। एनपीजी ने दुनिया भर में सबसे महंगी और पेट्रोल ने तीसरे सबसे महंगे बिकने का रिकॉर्ड बनाया है। भाजपा इस नसीब वाली उपलब्धि की होर्डिंग कब लगा रही है। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुराने बयान को लेकर की भी चुटकी ली है।
दरअसल एक बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई थी, जिसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें सस्ती हो गई थी। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि विपक्ष कह रहा है कि मोदी नसीब वाला है। यदि मोदी के नसीब से देश की जनता की जेब में कुछ रुपए पैसे बचते हैं तो फिर इससे अच्छा क्या होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारे देश में कुपोषण की समस्या से निजात पाने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले चावल को अब पोषण युक्त बना करके लोगों को दिया जाएगा। मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में ये योजना लागू कर दी जाएगी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक देश में हर दूसरा परिवार खून की कमी की शिकार है। देश का हर तीसरा बच्चा अविकसित या फिर छोटे कद का है, जब भारत का हर चौथा बच्चा कुपोषण का शिकार है। देश का हर पांचवा बच्चा कमजोर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दक्षिण एशिया देशों में भारत का स्थान 94वां है, जो केवल अफगानिस्तान 99 से ऊपर है। एक अनुमान के मुताबिक देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की होने वाली 68% मृत्यु का कारण कुपोषण है। कुपोषण के चलते होने वाली बीमारी, मृत्यु और उत्पादकता में कमी होने के चलते देश को हर साल 7,400 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अविकसित बच्चे वयस्क होने पर स्वस्थ लोगों की तुलना में 20% कम कमाते हैं। आयरन की कमी से देश को हर साल 1% जीडीपी का नुकसान उठाना पड़ता है। जहां ऐसे में अब मोदी सरकार ने कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए एक नई योजना बनाई है। मार्च 2024 तक पूरे देश में अलग अलग पोषण योजनाओं में मिलने वाले चावल को पोषण युक्त बना करके दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2024 तक देश में चल रही किसी भी सरकारी योजना के तहत दिए जाने वाला चावल फोर्टिफाई ही होगा। चावल को पोषण तत्वों से लैस करने का मतलब यह है कि धान से चावल निकालते समय उसमें मशीन के जरिए आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 और कुछ अन्य खनिज पदार्थ का मिलाया जाना है, ताकि चावल और पौष्टिक हो जाए। इसमें प्रमुख रूप से खाद्य सुरक्षा कानून के तहत करीब 80 करोड़ लोगों को दिया जाने वाला चावल और मिड डे मील ICDS स्कीम और फिर राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत स्कूलों में बच्चों को परोसा जाने वाला चावल शामिल है। दोस्तों, खबर जहानाबाद से है, जहां भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से गुस्साए परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। हंगामे की सूचना पाकर के अस्पताल पहुंची पुलिस ने लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, जहाँ आक्रोशित लोगों ने पुलिस कर्मियों को अस्पताल से भगा दिया गया। बताया जा रहा है कि जहानाबाद के कल्पा ओपी क्षेत्र के धनधर बिघा निवासी 12 लोग औरंगाबाद की देव सूर्य मंदिर छठ पूजा करने के लिए गए थे। शुक्रवार को पूजा संपन्न होने के बाद सभी ऑटो पर सवार होकर के कल्पा ओपी क्षेत्र के धनधर बिघा स्थित अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान मछला में ऑटो और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। दोस्तों, बात करते हैं कि आज रामनवमी को लेकर के शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से रामनवमी के पर्व पर कोई शोभा यात्रा नहीं निकली थी। इस बार ये पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारी है। रामनवमी पर पटना जंक्शन महावीर मंदिर पर कल रात से ही भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। रात 9 बजे से ही महावीर मंदिर के सामने श्रद्धालुओं की कतार लगी है। इसे देखते हुए यातायात में बदलाव किया गया है। शनिवार की रात 8 बजे से पटना जंक्शन में स्थित हनुमान मंदिर की ओर जाने वाले कई रास्ते बंद रहेंगे। जब 9 अप्रैल की रात 8 बजे से लेकर के 10 अप्रैल की रात 11 बजे तक यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने हिंदुओं से अधिक बच्चा पैदा करने की अपील की है, ताकि भारत को आने वाले दशकों में हिंदू विहीन राष्ट्र बनाने से रोका जा सके। हरिद्वार हेट स्पीच मामले में जमानत पर रिहा हुए विवादित महंत ने गुरुवार को गोवर्धन में कहा कि गणितीय गणना कहते हैं कि 2029 तक एक गैर हिंदू प्रधानमंत्री बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर एक बार कोई गैर हिंदू प्रधानमंत्री बन गया तो फिर 200 साल में ये देश हिंदू विहीन बन जाएगा। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने आगे कहा है कि हिंदुत्व को जगाने के लिए श्री कृष्ण की भूमि पर 12 से 14 अगस्त तक धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दूं कि इससे पहले महंत के खिलाफ हरिद्वार में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कथित रूप से विवादित बयान के चलते जेल जाना पड़ा था, तथा वे बीते माह ही जेल से रिहा हुए थे। रिहा होने के बाद वे दिल्ली के बुराड़ी में भी कुछ इसी तरीके से बयान दे चुके हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जब पर हालात यह है कि सरकारी अस्पतालों में सब को ढोने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलने पर कंधे पर सब ढोने की नौबत है। कुछ ऐसा ही हाल शुक्रवार को बिहार के नंबर 1 अस्पताल बेगूसराय में देखने को मिला, जब एक पिता को अपनी बच्ची के शव को ढोने के लिए न सिर्फ अपने कंधे का इस्तेमाल करना पड़ा, बल्कि एम्बुलेंस के अभाव में बच्ची के शव को मोटरसाइकिल से घर ले जाया गया। आपको बता दूं कि बेगूसराय में तेज बुखार से एक स्कूली छात्रा की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह घटना बेगूसराय जिला के मस्ती फतेहपुर गांव की बताई जा रही है। लड़की की पहचान मस्ती फतेहपुर गांव निवासी कैलाश भगत के 8 वर्षीय पुत्र पूजा कुमार के रूप में हुई है। परिवार वाले बताते हैं कि गांव में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण बच्ची को गंभीर हालात में गांव के ही एक झोला छाप डॉक्टर का सहारा लेना पड़ा। ग्रामीण चिकित्सक के द्वारा तेज बुखार को देखते हुए तत्काल ही एक इंजेक्शन बच्ची को दिया गया था, लेकिन वह इंजेक्शन फायदे की जगह बच्चे की मौत का कारण बन गया और इंजेक्शन लगते ही बच्चे की तबीयत बेहद ही खराब हो गई। जिसके बाद आनन फराने में बच्चे को इलाज के लिए शहर के कई डॉक्टरों के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत से रोते बिलखते पिता को तब और फजीहत का सामना करना पड़ा, जब एम्बुलेंस के अभाव में अपने बच्चे के शव को न सिर्फ कंधे से ढोना पड़ा, बल्कि मोटरसाइकिल पर बैठा करके घर ले जाना पड़ा। इस पूरे मामले में लाचार पिता के द्वारा झोला छाप डॉक्टरों द्वारा गलत इंजेक्शन दिए जाने के अलावा और उसे किसी से कोई शिकायत नहीं है। बिहार में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था कोई बड़ी बात नहीं है, जहां पर अगर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी पिता को अपनी बच्ची का शव कंधे पर ढोना पड़े तो ये बड़े ही शर्म की बात है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के काफिले की सिक्योरिटी गाड़ी पर छपरा में पथराव हुआ है, जिसमें 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि डिप्टी सीएम उस समय गाड़ी में मौजूद नहीं थे, वो चार्टर्ड विमान से यूपी लौट चुके थे। घटना में शामिल हुए एक युवक को हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ ही क्षतिग्रस्त गाड़ियों को छपरा जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। वही घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में हरकत मच गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सम्राट अशोक की जयंती पर शामिल होने के लिए पटना आए हुए थे, जिसके बाद वे विमान से यूपी लौट गए, लेकिन सड़क मार्ग से जा रही उनकी सिक्योरिटी की गाड़ियों पर हमला हो गया। शुक्रवार की रात लगभग 9 बजे डिप्टी सीएम का काफिला पटना से छपरा होते हुए उत्तर प्रदेश लौट रहा था। घटना के संबंध में एसडीपीओ अंजनी कुमार ने बताया है कि पटना में आयोजित सम्राट अशोक जयंती समारोह में शामिल होने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आए थे, जहां उनके कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश की सिक्योरिटी वाहन भी आया था। कार्यक्रम के बाद उनके लौट जाने पर सड़क मार्ग से सिक्योरिटी गाड़ी लखनऊ जा रहा था। उन्नहचक मंदिर के पास 4-5 युवकों ने उनके सिक्योरिटी गाड़ी पर पथराव कर दिया। बताया जाता है कि एक युवक की बाइक से सिक्योरिटी वाहन की टक्कर हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने गाड़ियों पर पथराव करना शुरू कर दिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 8 महीनों में बिहार में 8 मुखिया का मर्डर हुआ है। मुखिया की हत्या का ग्राफ बिहार में पंचायत चुनाव के बाद तेजी से बढ़ा है, जो बेहद चिंताजनक है। खबर के अनुसार बिहार में हर महीने एक मुखिया को मौत के घाट उतारा जा रहा है, जिससे प्रशासन में भी हरकत है। आए दिन बिहार में मुखिया को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके कारण बिहार में नए मुखिया को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार राज्य सहकारी बैंक के कई पदों पर भर्तियां निकाली है। इसके लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। जो लोग यहां नौकरी करना चाहते हैं वे प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और फिर दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। बिहार राज्य सहकारी बैंक में IT मैनेजमेंट के पदों पर भर्ती को लेकर के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान बीच से BTech IT आदि पास होना चाहिए। बिहार राज्य सहकारी बैंक के इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2022 तक निर्धारित किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बिहार राज्य सहकारी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और फिर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। आवेदन करने के लिए वेबसाइट है www.bscb.co.in/। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।